of A plus P of B plus P of C minus PA intersection B minus PB intersection C minus PA intersection C प्लस PA intersection B intersection C. ये फॉर्मूला होता है. दिस इज अ फॉर्मूला फॉर द थ्री इवेंट्स. जब भी आपको एटलीस्ट आता है, यहाँ पर मैंने ऊपर लिखा भी है, आप लोग देख सकते हो, जब भी एटलीस्ट आता है मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, पी ए यूनियन बी. यदि दो इवेंट्स हैं तो ए यूनियन बी, और यदि तीन इवेंट्स हैं तो ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो हमें क्या, in what percentage he gets at least one offer out of three offers. ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे रख देंगे एंड वी विल कैलकुलेट द फाइनल रिजल्ट. ठीक है, यस और नो? यस यस हाँ, मैम. चलो. हाँ, अभी नेक्स्ट फॉर्मूला आया समझ में? यस मैम. मैम जरा वो वर्ड फाइल ओपन करिए. हाँ, 1 मिनट है मैम. हाँ मैम, डन. थैंक यू. A problem in mathematics अभी हम करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज कब कब होता है, जब आपका एक इवेंट हो चुका है. ठीक है, उसकी वजह से कोई दूसरा इवेंट होने वाला है. बात समझ में आई? ठीक है, आई बात समझ में? उसकी वजह से दूसरा इवेंट होने वाला है. ठीक है, मैं क्लियर है? तो जैसे सपोज मैं बारिश होने वाली है. ठीक है, तो बारिश हो रही है सपोज. तो बारिश हो रही है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अम्ब्रेला यूज करना पड़ेगा. तो अम्ब्रेला हम तब यूज करेंगे जब बारिश होगी. बारिश हो रही है मतलब जो इवेंट हो चुका है उसकी वजह से दूसरा इवेंट होने वाला है. ऐसे केसेस को हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो जो इवेंट हो चुका होता है वो में, और जो इवेंट होने वाला है जिसकी उस फर्स्ट जो इवेंट हो चुका है, हमेशा ध्यान में रखना, ये हमेशा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंफ्यूज होता है. एक रूल ध्यान में रखो कि जो इवेंट हो चुका है, ठीक है, वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा, और जो इवेंट होने वाला है वो न्यूमरेटर में आता है.
ठीक है। तो सपोज आपको एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे इसका डेफिनेशन नहीं, कहाँ पे है, नहीं दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको क्या दिया है, सुजैन टुक 2 टेस्ट, the probability of her passing both tests is 0.6, both A and B, मतलब आपके पास दो टेस्ट हैं A and B, ठीक है। the probability of her passing both test मतलब क्या, A and B, and जब भी आता है तो क्या होता है, इंटरसेक्शन, ठीक है। आई बात समझ में, the Yes, probability of ma'am. her passing both the tests is 0.6. The probability of her passing the first test is 0.8. What is the probability of her passing the second test given that she had passed the first test? जैसे आप लोगों का कैसा रहता है, इंटरव्यू का स्क्रीनिंग रहता है, पहले आपका कैसा रहेगा, रिटर्न एग्जाम रहता है, यदि आप रिटर्न में पास हो जाओगे तो फाइनल इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होता है, ऐसी ही प्रोसेस होती है, यस ना। Yes, पहले आप ma'am. Yes. रिटर्न, हाँ, रिटर्न एग्जाम पास होगे, उसमें अच्छे ग्रेड्स मिले हैं तो ही आप फाइनल इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होगे, ये कंडीशन है। तो ऐसे ही सुजान टुक 2 टेस्ट, इसको मैं क्वेश्चन को कॉपी कर लेती हूँ मैं। हाँ, सुजान सुजान टुक 2 टेस्ट, ठीक है। ए एंड सपोज पहला टेस्ट है हमारे पास ए एंड द सेकेंड टेस्ट इज बी। फर्स्ट टेस्ट ए, सेकेंड टेस्ट बी, ठीक है। सुजान टुक 2 टेस्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर पास is 0.6, A and B, both मतलब A and B बराबर ना, A and B, तो जब भी and आता है मतलब इंटरसेक्शन, तो प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B is equals to 0.6 बराबर। The probability of her passing the first test is 0.8. The probability of passing the first test is 0.8, 0.8। ये इंटरप्रिटेशन आप लोग को समझ में आया? Yes, ma'am. हाँ, अभी क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर पासिंग द सेकेंड टेस्ट गिवन दैट शी हैज पास द फर्स्ट टेस्ट, बराबर। हम्म, मैंने क्या बोला था कि जो हो चुका है वो क्या कहाँ पर आता है, डिनोमिनेटर में। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर पासिंग द सेकेंड टेस्ट गिवन दैट शी हैज पास्ड द फर्स्ट टेस्ट, ठीक है। तो जो हो चुका है, कौन सा हो चुका है इवेंट, ए बराबर ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर पासिंग द सेकेंड टेस्ट गिवन दैट शी हैज पास्ड द फर्स्ट टेस्ट।
मतलब पहला टेस्ट पास कर लिया है तो ही वो सेकेंड टेस्ट दे पाएगी। ठीक है, तो जो इवेंट हो चुका है वो डिनोमिनेटर में आता है और जो होने वाला है वो न्यूमरेटर में आता है। प्रोबेबिलिटी बी बाय ए। यदि ये आपको समझ में आ गया है प्रोबेबिलिटी बी बाय ए लिखना है या ए बाय बी लिखना है, न्यूमेरिकल बिकम्स वेरी इजी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बी बाय ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यदि प्रोबेबिलिटी ए बाय बी होता तो फॉर्मूला होता प्रोबेबिलिटी ए इंटर बी अपॉन पी ऑफ बी। आई बात समझ में? जो डिनोमिनेटर में होता है वही डिनोमिनेटर में आता है, न्यूमरेटर हमेशा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 0.6 डिवाइडेड बाय 0.8, तो आंसर आएगा 6 अपॉन 8 विच इज इक्वल्स टू 3/4। आए समझ में? Yes, ma'am. हाँ, 0.75 आंसर। Denominator means जो डिनोमिनेटर जो हो चुका है, हाँ, वो आएगा। न्यूमरेटर में जो होने वाला है, तो यहाँ पे लास्ट का स्टेटमेंट देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर पासिंग द सेकंड टेस्ट गिवन दैट शी हैज पास्ड द फर्स्ट टेस्ट। यदि वो फर्स्ट टेस्ट पास करेगी ना तो ही वो सेकंड टेस्ट दे पाएगी। तो इवेंट ए पहले होगा और ए होगा तभी बी पॉसिबल है, बराबर। ए की वजह से बी होगा, बराबर। yes. हाँ, तो जो हो चुका है वो डिनोमिनेटर में और जो होने वाला है वो न्यूमरेटर में। हाँ, देखो वही आंसर आ रहा है। ठीक, एक मिनट। हाँ, हाँ। A bag contains red and blue marbles. Two marbles are drawn without replacement. The probability of selecting a red marble and then a blue marble is 0.28. The probability of selecting a red marble on the first draw is 0.5. What is the probability of selecting a blue marble on the second draw given that the first marble drawn was red? ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। रेड मार्बल को यदि सपोज मैंने इवेंट ए लिया और ब्लू मार्बल को मैंने इवेंट बी लिया। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है। पढ़ा आप लोगों ने क्वेश्चन? हाँ, yes, ma'am.
A bag contains red and blue marbles. बराबर. रेड मार्बल के लिए मैंने ए लिया, ब्लू मार्बल के लिए बी लिया. The probability of selecting a red marble and then a blue marble. यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है? And बराबर. प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है? 0.28. द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रेड मार्बल, रेड मार्बल को हमने क्या लिया है? ए लिया है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गया? 0.5. बराबर. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल ऑन द सेकेंड ड्रॉ गिवन दैट द फर्स्ट मार्बल ड्रॉन वाज रेड? जो हो चुका है वो क्या होता है? डिनोमिनेटर में आता है. तो क्या हो चुका है? दैट द फर्स्ट मार्बल ड्रॉन वाज रेड. रेड को हमने क्या लिया है? ए लिया है. तो यहाँ पर ए आएगा, ऊपर क्या आएगा? बी. समझा? यस मैम. हाँ, हो गया सम सॉल्व, बस यही था. हो गया. गॉट इट? A problem of mathematics is given to the three students whose chances of solving 1/3, 1/4 and 1/c. ठीक है? Problem of solving a problem of in mathematics is given to three students whose chances of solving are 1/3, 1/4 and 1/5. ठीक है? What is the probability that the problem will be solved? What is the probability that exactly one will solve the problem? पढ़ लिया क्वेश्चन? ठीक है, इसके पहले मैं ना एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी. प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन. ये क्वेश्चन रीड किया आप लोगों ने? यहाँ पर हम क्वेश्चन को पहले रीड करो अच्छे से. देखो जब भी है ना, देखो एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है? एटलीस्ट का मीनिंग होता है कम से कम. ठीक है, कम से कम 10 लिखा है. कम से कम 10 तो होना चाहिए, मतलब 10 बच्चे होना चाहिए क्लास में, तभी लेक्चर होगा. ठीक है, कम से कम 10 बच्चे तो होना ही चाहिए. 10 बच्चे होना चाहिए मतलब
मिनिमम 10। तो मिनिमम 10 मतलब क्या? 11, 12, 13, 14, 15, 20, 100, 50, कितने भी हो सकते हैं, 10 या 10 से ज्यादा। एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 2 लिखा है। एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होगा? कम से कम 2 या 2 से ज्यादा, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बराबर। तो जब भी, कई बार क्या होता है कि एटलीस्ट 1 जब भी आता है तो ये सॉल्व करने में हमें बहुत तकलीफ होती है, मतलब बहुत लेंथी प्रोसीजर। तो इसका शॉर्टकट क्या होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी नन का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आई बात समझ में? तो कॉम्प्लीमेंट हम लोग कब कैलकुलेट करते हैं? जब हमें उसका ऑपोजिट कैलकुलेट करना है। ठीक है, ऑपोजिट कैलकुलेट करना है तब हम लोग उसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। यहाँ पर आपको दिया है एटलीस्ट 1। तो एटलीस्ट 1 को जब लेंदी हो जाता है सॉल्व करना, तब हम लोग क्या करते हैं? ये मेथड भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अ प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स whose chances of solving are 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया है? 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया है? 1/4। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना दिया है? 1/5। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा? ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 माइनस 1/3 विच इज इक्वल्स टू 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? थ्री बाय फोर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/5। तो ये 5 इस 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 माइनस 1/5 विच इज इक्वल्स टू 4/5। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हमें पता है, बी कॉम्प्लीमेंट पता है, सी कॉम्प्लीमेंट पता है। हमने तीनों का कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया है। अभी आपको क्या पूछा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। पहले तो ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है। तीन लोगों को मैंने सम दिया है करने के लिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ए सॉल्व करता है या बी सॉल्व करता है या सी सॉल्व करता है। मुझे सिर्फ प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, तीनों में से कोई एक भी सॉल्व करेगा तो भी चलेगा, तीनों में से कोई एक भी सॉल्व करेगा तो भी चलेगा, दोनों सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा, या तीनों के तीनों भी सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा। बात समझ में आ रही हाँ, यस। है ना? तो इसका क्या मतलब है? प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा? जब तीनों में से कम एक स्टूडेंट सॉल्व करके दिखा देगा। कम से कम एक स्टूडेंट ने सॉल्व करना चाहिए, मिल गया सोल्यूशन। मुझे सिर्फ न्यूमेरिकल का सोल्यूशन से मतलब है, चाहे वो एक करे, चाहे दो करे, या तीन करे। आई बात समझ में? What is the probability that the problem is solved? Problem is solved मतलब सिर्फ प्रॉब्लम के सोल्यूशन से मतलब है। चाहे तीनों ने अलग अलग बैठ के निकाला हो, या एक ने निकाला हो, दो ने निकाला हो, या तीनों ने मिलकर निकाला हो। इसका क्या मतलब है? प्रॉब्लम कभी सॉल्व होगी जब तीनों में से मिनिमम कम से कम एक बंदा मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करके देता है। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 इज इक्वल्स टू प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। आई बात समझ में? यस मैम। हाँ,
प्रॉब्लम एटलीस्ट वन यानी क्या? ए यूनियन बी यूनियन सी। आई बात समझ में? तो अभी हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन सी। ये लेंथी वाला फॉर्मूला होता है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, बी इंटरसेक्शन सी चाहिए, सी इंटरसेक्शन ए चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी चाहिए। ये सारी वैल्यूज हैं क्या हमारे पास? No. है क्या हमारे पास? नहीं है। फॉर्मूला ये होता है ना, अभी किया ना हमने सम। हाँ है ना? ये फॉर्मूला होता है। हमारे पास ये सारी वैल्यूज है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे और प्रोबेबिलिटी at least 1 is equals to 1 minus probability none, बराबर। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नन मतलब a कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी b कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी c कॉम्प्लीमेंट। समझा? तो विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस a कॉम्प्लीमेंट कितना था? 2/3, 3/4, 4/5। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 1 माइनस 2/5। ये 5 इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 माइनस 2/5 विच इज इक्वल्स टू 3/5। ये आ गया आंसर। समझा? इट मीन्स मैम अगर क्वेश्चन में अगर एटलीस्ट मतलब इस ये जो क्वेश्चन हाँ है हाँ तो हाँ वही अगर क्वेश्चन आया तो हम ये जो कॉम्प्लीमेंट वाला जो हाँ फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ यस। आपके पास ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी नहीं दिया है, सी इंटरसेक्शन ए नहीं दिया है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है? समझा? हाँ यस। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ओवर। अभी सेकंड पार्ट क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व इट? ये सेकंड पार्ट दिख रहा है आपको? सेकंड पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन, एक देखा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व इट? एग्जैक्टली वन, तीनों में से कोई एक ने करना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आना इज इम्पोर्टेंट। समझा क्वेश्चन? हाँ यस। यदि ए ने सॉल्व किया है तो बी और सी नहीं सॉल्व कर सकते। नहीं सॉल्व कर सकते मतलब कॉम्प्लीमेंट, बराबर, प्लस। यस
यदि बी ने सॉल्व किया है तो ए और सी नहीं सॉल्व कर सकते, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट एंड पी ऑफ बी, समझा? प्लस ए और बी दोनों नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और सी सॉल्व कर रहा है मतलब पी ऑफ सी। आई बात समझ में? एग्जैक्टली वन ऑफ देम मतलब तीनों में से कोई एक सॉल्व करेगा। यदि ए ने सॉल्व किया है तो बी और सी नहीं सॉल्व कर सकते, यदि बी ने सॉल्व किया है तो ए और सी नहीं सॉल्व कर सकते हैं, यदि सी ने सॉल्व किया है तो ए और बी नहीं सॉल्व कर सकते। जो हो सकता है उसके साथ कॉम्प्लीमेंट आता है और जो हो सकता है उसके साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं आता है। कॉम्प्लीमेंट को हम डैश से डिनोट करते हैं। तो पहले केस में ए सॉल्व कर पाया इसलिए पी ऑफ ए, बी और सी नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं इसलिए बी डैश सी डैश, सॉरी ठीक है। अभी यहाँ पर बी ने सॉल्व किया है, ए और सी नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं इसलिए ए डैश एंड सी डैश बराबर। अभी यहाँ पर सी सॉल्व कर रहा है, ए और बी नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स व्हाई ए डैश एंड बी डैश, समझा? अभी हम क्या करेंगे, इनकी हम सब वैल्यूज रख देंगे एंड वी विल फाइंड द रिजल्ट। गॉट इट? क्वेश्चन इज, फिर से रिपीट कीजिए प्लीज। एक सेकेंड, खराब हो गया, देखो मैं फिर से बताती हूँ। एग्जैक्टली वन, कोई एक सॉल्व कर सकता है बराबर। यदि ए ने सॉल्व किया तो बी सी नहीं सॉल्व कर सकता है बराबर, जो नहीं हो सकता है उसके साथ कॉम्प्लीमेंट बराबर। अब यहाँ पर कौन सॉल्व कर रहा है, ए सॉल्व कर रहा है, बी और सी नहीं कर पा रहे हैं तो बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट बराबर, ये एक कंडीशन हो गई। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बी सॉल्व कर रहा है, ए और सी नहीं कर पा रहे हैं, तो जो नहीं कर पाते हैं उनका कॉम्प्लीमेंट बराबर। अभी ऐसा है कि सी सॉल्व कर रहा है, ए और बी नहीं कर पा रहे हैं तो ए बी कॉम्प्लीमेंट और सी कर पा रहा है तो पी ऑफ सी, समझा? हाँ यस। अभी मैंने क्वेश्चन ही रब कर दिया थे, यही था ना? पी ऑफ ए 1/3 है, पी ऑफ बी कितना है, वन, पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट कितना है 3/4 एंड सी कॉम्प्लीमेंट कितना है 4/5 बराबर, प्लस ए कॉम्प्लीमेंट कितना है 2/3, बी कितना है 1/4, सी कॉम्प्लीमेंट कितना है 4/5 बराबर, ए कॉम्प्लीमेंट 2/3, बी कॉम्प्लीमेंट 3/4, सी 1/5, ठीक है। अब ये 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा मेरे पास 1/5 प्लस 4 से 4 कैंसिल एंड 2/15, 3 से 3 कैंसिल, ये 2 टाइम्स 1/10। कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो, आ जाएगा आंसर, समझा? हाँ मैम समझ तो गया, बट दूसरा कोई ट्रिक है क्या, और इजी ट्रिक है क्या नहीं, कोई और कि कोई ट्रिक नहीं, ये लेंथी बहुत है? इजी है, सिर्फ नहीं लेंथी है लेकिन इजी है, सिर्फ इतना समझ के रखो एग्जैक्टली वन, एक नहीं सॉल्व करना है, बाकी दोनों नहीं कर पा रहे, जहां पे नहीं होता है मतलब वो कॉम्प्लीमेंट होता है, जहां पे नहीं आ रहा है उल्टा आएगा मतलब कॉम्प्लीमेंट आएगा। सिर्फ दिमाग में यही रख के चलो तो ऑटोमेटिकली सब चीजें क्लियर हो जाती है, एक बार करोगे दो बार करोगे सब याद हो जाएगा।
बट मैम एग्जाम में ऐसे टाइप के कितने क्वेश्चंस आएंगे, में कुछ आइडिया है? आते दो दो तो आएंगे ना। ओके मैम। चल अभी तो डिफिकल्ट वाला चैप्टर तो बाकी है। एग्जाम्पल नंबर 11। चलो एग्जाम्पल नंबर 11 बताओ, पढ़ा सब लोगों ने? जल्दी सेलेक्ट भी नहीं होता है। What is the probability that the total of two dice will be greater than 9 given that the first die is a 5? Die का मतलब क्या होता है मालूम है ना? डाइस खेला है ना, लूडो? यस मैम। ऐसा ही होता है। ऐसे ही होता है डाइस। Probability that the total of two dice will be greater than 9 and given that the first die is a 5. First die, given that the first die is a 5, ठीक है? A is equals to 5, ठीक है? B क्या होना चाहिए? Total of two dice will be greater than 9, बराबर? पहले वाले डाइस पे डाई पे 5 आना चाहिए, ठीक है? और बी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 9। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा? क्या बनेगा? ग्रेटर देन 9। मतलब एक जो डाइस होता है उसमें मैक्सिमम नंबर क्या होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है? और दो डाइस है मेरे पास, तो दूसरे वाले डाइस में भी 6 ही आएंगे। मतलब 6 और 6 12, ठीक है ना? दोनों का टोटल कितना होगा यदि ऐड करेंगे? तो 12 ही होगा ना। तो पहले वाले डाय पे यदि 5 आ रहा है तो दूसरे वाले डाय पे 5 आना चाहिए, ठीक है? पहले वाले डाय पे 5 आएगा तो दूसरे वाले डाय पे 6 आएगा। पहले वाले डाय पे कंपलसरी 5 आना चाहिए।
और बी एन ए मतलब दूसरा वाला डाई क्या है, दोनों का टोटल ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। ग्रेटर देन 9 कब होगा, जब दूसरे वाले डाई पे भी 5 आएगा। तो 5 + 5 10, या फिर 5 और 6 11, बराबर। हाँ ठीक है। तो जो इवेंट हो चुका है वो कहां पर आता है, डिनोमिनेटर में। और जो इवेंट होने वाला है वो कहां पर आता है, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में। ठीक है, समझा। पहला वाला जो डाई है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। 5 कितनी बार आ सकता है एक डाई में, एक ही बार, तो 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, बी क्या है, ग्रेटर देन 9। 9 कितनी बार आ सकता है, ग्रेटर देन 9 कितनी बार आएगा, एक बार आएगा, दो बार आएगा, 2/, कितना आएगा, 2/, दो डाइस है तो एक डाइस में 1/6 होता है, तो दो डाइस में कितना होगा, 6 × 6 36। ठीक है, मैम मैं सॉरी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकाला 1/6? ए इंटरसेक्शन पे एक डाइस में कितने साइड, एक जो डाइस होता है उसमें कितने नंबर्स होते हैं, 6 साइड्स होती है, क्यूब होता है ना वो, यस यस। तो डिवाइडेड बाय 6, टोटल हमेशा डिनोमिनेटर में आता है ना। हाँ। और 5 कितनी बार आएगा एक डाइस में, एक। एक ही बार आएगा ना, हाँ। तो 1/6, बराबर। हाँ, अभी ए इंटरसेक्शन बी, अभी क्या है यहाँ पर आपका जो सैंपल स्पेस आपने नहीं पढ़ा, ये जो डाइस है इसमें 6 साइड्स है, ठीक है। तो एक डाइस में 6 साइड्स है, तो इसका जो एक सेकेंड, एक डाई के लिए 1/6, तो दो डाई के लिए 1/6 × 1/6 यानी कितना, 1/36, इसीलिए यहाँ पे 36 लिखा है। ठीक है, अभी ए एंड बी कितनी बार, ग्रेटर देन 9 कितनी बार आ रहा है, एक बार और दो बार, इसीलिए यहाँ पे दो बार। आई बात समझ में। यस। हाँ, तो यहाँ पर आएगा 2/36 डिवाइडेड बाय 1/6, तो कितना आ जाएगा, 2 × 6/, एक करो कैलकुलेशन करो, एक मिनट में कॉल आ रहा है, मैं देख रही हूँ। हेलो, हेलो, हाँ, नहीं, तबीयत ठीक नहीं है ना इसके लिए।
कौन से सचिन सर? दे दिया पौराणिक सर, वो तो मनीषा भिंगार देवे को दे दिया था। हाँ हाँ, उसमें सारे सर्टिफिकेट कोर्स का डेटा था ना, तो उन्होंने मांगा था मुझसे। क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं। पता नहीं। हाँ 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 हाँ। हम्म, हाँ ठीक है। चल, इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। किया आप लोगों ने? किया सॉल्व? 2/36 मतलब कितना? 1/18 डिवाइडेड बाय 1/6 बराबर क्या हो जाएगा? 1/18 इंटू 6/1। ठीक है, तो कितना आएगा ये? 1/3। ठीक है। हेलो। हाँ हाँ। नहीं नहीं, मैडम ने मांगा था बैग, कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? नहीं नहीं, वो मैडम ने कहा था कि सर्टिफिकेट कोर्स का डेटा है उनके पास। अभी उस समय सर का क्या, उस दिन सर्जरी था, और वो बहुत मतलब बार बार बोल रही थी मुझे कि मेरे को वो क्या सर्टिफिकेट कोर्स के लिए उस समय मैसेजेस भी आ रहे थे ना, तो उसमें कह रहे थे अटेंडेंस है करके। इसके लिए अभी मुझे अभी टेंशन है। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ शायद वही है ना, कि ग्रुप से, हाँ शायद वही है छोटी। हाँ हाँ, मनीषा भी कर देवे। हाँ शायद वही है, हाँ 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 हाँ। हो गया। हम्म, अभी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या है? इट इज एक्सटेंशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसमें आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि जो हो चुका है वो डिनोमिनेटर में आएगा, और जो होने वाला है वो न्यूमरेटर में आएगा। बस इतना ध्यान में रख के चलोगे तो आपको हमें कभी भी बेस थ्योरम तकलीफ नहीं देगा। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? मुझे 1 मिनट का ब्रेक चाहिए। हाँ रुको, 1 मिनट आई, पहले तुम लोग याद दिमाग में घुमा लो अपने ये। जो हो चुका है वो डिनोमिनेटर में, और जो होने वाला है वो न्यूमरेटर में। दैट्स इट।
चलो, three firms A, B, C supply 25%, 35%, and 40% of chairs needed to college. Past experience shows that 5%, 4%, and 2% of the chairs produced by these companies are defective. If a chair is found to be defective, what is the probability that the chair was supplied by firm A? क्वेश्चन को रीड करो, बस दिमाग में इतना घुमाओ कि जो हो गया है वो डिनोमिनेटर में और जो होने वाला है वो न्यूमरेटर में. दैट्स इट. ठीक. ABC supply 25%, 35%, and 40% of chairs. %25. इतना समझ में आया? समझा? इतना पहला स्टेटमेंट समझ में आया सबको? हाँ ना, कुछ नहीं बोल रहे. मैं वापस से म्यूट हो गई हूँ क्या? म्यूट तो नहीं हो ना मैं? हाँ. हाँ. ठीक है. Three firms ABC supply 25%, 35%, and 40% of the chairs. बराबर है. इतना समझ में आया? Past experience shows that 5%, 4%, 2% of the chairs produced by these companies are defective. देखो, काम हो जाने के बाद पता चलता है कि हमने सही किया या गलत किया. बराबर? हाँ. यस ना? ठीक है ना? तो क्या होगा जब चेयर बनेगी, जब कंपनी ए चेयर बनाएगी, उसके बाद पता चलेगा कि वो डिफेक्टिव है. समझा ना? बनने के बाद पता चलेगा ना कि वो डिफेक्टिव है या नहीं. हाँ. तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी D by A कितना है? 5%, यानी कि 5/100. प्रोबेबिलिटी 4%. Past experience shows that 5%, 4%, and 2% of the chairs produced by these companies are defective. B कंपनी ने चेयर बनाई, बाद में पता चलता है वो डिफेक्टिव है. कितना परसेंट? 4%, 4/100. C कंपनी ने चेयर बनाई और बनाने के बाद पता चलता है वो डिफेक्टिव है. समझा? क्लियर इतना? अभी इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट के पास. इफ अ चेयर इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, मतलब पहले चेयर डिफेक्टिव मिलती है. ठीक है. चेयर इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव. चलो मैंने लिख दिया. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट चेयर वाज सप्लाइड बाय फर्म ए? ठीक है. मैंने चेयर खरीद ली. चेयर खरीदी, मैंने देखा डिफेक्टिव है, फिर मैंने लेबल निकाल के देखा तो पता चला वो कंपनी ए से मिली हुई है. आई बात समझ में? मुझे क्या फाइंड आउट करना है? बाय डी.
अभी यहाँ पर लगाएंगे हम फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला है। ठीक है, बराबर। ये फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी के लिए, और निकालने के लिए क्या होता है, ए इंटरसेक्शन डी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। तो ए इंटरसेक्शन डी तो मुझे नहीं पता, तो क्या करेंगे, ये पी ऑफ डी को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन डी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल्स टू, एक सेकंड में उल्टा लिख दिया वापस से। एक बंदा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो पहले एक बार रीड कर लो तो अपने आप समझ में आएगा, समझा। पढ़ लो पहले। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय डी, तो ए इंटरसेक्शन डी क्या होगा, ए बाय किस, मैम ये बुक में एक ही फॉर्मूला दिया है एंड ये इधर मल्टीपल फॉर्मूला है तो कंफ्यूज हो रहा है बहुत। ये वाला, ये वाला। हाँ मतलब ये P ऑफ A डिवाइडेड बाय D देन D डिवाइडेड बाय A, ये सब कंफ्यूज कंफ्यूज हो रहा है। पहला न्यूमेरिकल है ना, इसके लिए कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको रब कर दूं।
बिना समझे नहीं करने का, लेकिन एक न्यूमेरिकल है इसलिए ऐसा लग रहा है, ठीक है। तुम लोग का अच्छा मैं वापस से बताती हूँ, एक सेकेंड। देखो अभी यहाँ पर यहाँ पर ऐसा फॉर्मूला दिया है, ठीक है। तो इसको इसको मत देखो, सीधा हम लोग एग्जाम्पल में जाते हैं। डी मतलब टोटल, ठीक है। टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी बाय ए इंटू पी ऑफ ए। ये समझ में आया डिनोमिनेटर। हाँ यस। हाँ, अभी न्यूमरेटर क्या है, ए बाय डी, ठीक है। ये बताती हूँ मैं आप लोग को। देखो सबसे प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, डी मतलब टोटल, टोटल क्या होगा, ठीक है, बराबर। अभी आपको पूछा है कि वो जो चेयर मैंने खरीदी वो डिफेक्टिव है, ठीक है। डिफेक्टिव चेयर है और वो कहाँ से आई है, कंपनी ए से आई है, ठीक, बराबर। यस। तो ए बाय डी होता है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका फॉर्मूला ए इंटरसेक्शन डी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, बराबर, ऐसा होता है। हाँ। और क्या होता है, यदि सपोज प्रोबेबिलिटी डी बाय ए होगा तो क्या होगा, जो है हमारे पास हमें वही यूज करना है, डी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बराबर यही होगा, हाँ। है ना। अभी मेरे पास ये वैल्यू पता है मुझे डी बाय ए की, और पी ऑफ ए भी पता है, इसको मैं इधर लेकर गई, ठीक है। तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी डी बाय ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी डी इंटरसेक्शन ए। ऐसा इसलिए हमने किया है क्योंकि मुझे ये वैल्यू पता है और ये वैल्यू पता है, ये नहीं पता है, पता है क्या कहीं पे भी। नो। इसीलिए हम ये यूज करेंगे, समझा, समझा। ओके। हाँ, तो आप ए इंटरसेक्शन डी लिखो या डी इंटरसेक्शन ए लिखो, तो बात तो एक ही होने वाली है। तो प्रोबेबिलिटी ए बाय डी क्या हो जाएगा, ए बाय डी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन डी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ डी विच इज इक्वल्स टू, पी ऑफ डी की जगह ये लिखेंगे पूरा, है ना।
बराबर ना। और A इंटरसेक्शन D की जगह क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी D बाय A इंटू प्रोबेबिलिटी A, बराबर। हाँ, तो D बाय A का वैल्यू मुझे पता है कितना है, कितना है D बाय A का वैल्यू 5/100 यानी कि 0.05, बराबर। यस 5/100 लिखा तो भी चलेगा। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना है, 25/100। 0.25 ठीक है, एक सम और करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी, पहला सम कंफ्यूजिंग ही होता है। ठीक है, कैलकुलेटर से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वन 25/10,000। ठीक है, आ जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, एक और न्यूमेरिकल करेंगे, आ जाएगा। ठीक, खत्म लगता। एक ही समथिंग, चलो ठीक है। मॉड्यूल 4 रैंडम वेरिएबल। आप लोग के एग्जाम का टाइम टेबल आ गया है क्या, कब से है एग्जाम? 9th जनवरी। अच्छा अच्छा, अभी स्टार्ट करेंगे रैंडम वेरिएबल।
दो तरह के रैंडम वेरिएबल होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मतलब -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अप टू इंफिनिटी। ठीक है। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल मतलब -∞ टू +∞। मतलब -∞ मतलब -1.2, -1.3, -2.3, -2.8, मतलब जिसमें डेसिमल वैल्यूज भी इंक्लूडेड होती है। ठीक है, आई बात समझ में? तो जिसमें डेसिमल वैल्यूज भी इंक्लूडेड होती है, दैट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल। और डिस्क्रीट में क्या होता है कि आपके पास परफेक्ट नंबर होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। अभी रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या होता है? रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या होता है? सपोज एक्स आपका वेरिएबल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब ये रैंडम वेरिएबल है एक्स, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी भी दी हो 0.1, मतलब कोई डाइस है, 1 आने के कितने चांसेस है? 0.1। 2 आने के कितने चांसेस है? 0.4। 3 आने के चांसेस कितने? 0.6। ठीक है, 4 आने के चांसेस कितने? 0.01। 5 आने के चांसेस कितने? 0.02। ठीक है, तो जब कोई रैंडम वेरिएबल उसकी जो वैल्यूज, कोई वेरिएबल उसकी वैल्यूज के साथ साथ उसकी प्रोबेबिलिटी भी गिवन होती है, दैट इज कॉल्ड एज रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल मतलब वेरिएबल की वैल्यूज और उसकी प्रोबेबिलिटी दोनों यदि को एग्जिस्ट हो रही है, दोनों एक साथ दी जा रही है, देन इट इज कॉल्ड then it is called as random variable। दो तरह के रैंडम वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट और दूसरा होता है कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट में क्या होता है? आपको परफेक्ट नंबर होगा, -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4, 5। कंटिन्यूअस में क्या होगा? आपको आपकी वैल्यूज कैसे होंगी? कंटिन्यूअस होंगी, 0 to 10। अभी 0 to 10 का मतलब क्या है? 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 1.2, 1.3, 1.9, 2.3, 2.4, मतलब 0 से लेके 10 तक जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सब आ जाएंगी। आई बात समझ में? दैट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे रैंडम। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की जो प्रोबेबिलिटी होती है, उसको कहते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, P.M.F। ठीक है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की जो प्रोबेबिलिटी होती है, रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल को R.V से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, ठीक है। अभी किसी भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए, किसी भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है, तभी वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा। तो पहली कंडीशन है probability of capital X is equals to small x should be greater than equals to 0। दूसरा, summation of probability of capital X is equals to small x should be equals to 1।
ठीक है, ये दो कंडीशंस होंगी तभी वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स यानी क्या होता है? देखो, कैपिटल एक्स का मतलब होता है किसी भी रैंडम वेरिएबल का नाम, आइडेंटिटी। ठीक है, अभी कैपिटल एक्स है मतलब वो रैंडम वेरिएबल है, उसका नाम है। ठीक है, उसकी वैल्यूज है 1 2 3 एंड 4। तो 1 2 3 4 क्या है? 1 इज स्मॉल x1, 2 इज स्मॉल x2, 3 इज स्मॉल x3 एंड 4 इज स्मॉल x4। जो कैपिटल एक्स होता है वो रैंडम वेरिएबल का नाम होता है, और जो छोटा एक्स होता है वो उसकी वैल्यूज होती है। ठीक है, तो एक्स क्या हो गया? रैंडम वेरिएबल का नाम। ठीक, अभी और प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.1, 0.2, 0.3 एंड 0.4। इसका क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू स्मॉल एक्स। मतलब जो प्रोबेबिलिटी है, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, बाद में हमने क्या लिखा है? यहाँ पे पी लिखा है, फिर उसके बाद मैंने क्या डाला है? ब्रैकेट डाला है। तो इस ब्रैकेट का मतलब होता है ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स मतलब रैंडम वेरिएबल का नाम, इज इक्वल्स टू स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स मतलब उसकी वैल्यूज। तो प्रोबेबिलिटी किसकी? प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स की। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू स्मॉल एक्स, मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी? कैपिटल एक्स जो है उसकी वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी। उसकी वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है। शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 0 या 0 से बड़ी। 0 या 0 से बड़ी मतलब या तो 0 हो सकती है। क्यों 0 हो सकती है? क्योंकि यहाँ पर इक्वल्स का साइन है। ग्रेटर देन है मतलब क्या है? 0 से बड़ा होना चाहिए। अभी 0 से बड़ा होना चाहिए मतलब क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई बात समझ में? तो प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी? या तो 0 होंगी या 0 से बड़ी। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव नंबर। आई बात समझ में? 0 से छोटा मतलब नेगेटिव नंबर। तो प्रोबेबिलिटी कैसी होनी चाहिए? 0 से बड़ी और पॉजिटिव। इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब होता है 0 से बड़ी, 0, 0 या फिर 0 से बड़ी। 0 या 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव नंबर्स। तो 0.1 पॉजिटिव है, 0.2 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, 0.4 पॉजिटिव है। ठीक है, फिर ये सेकेंड वाली कंडीशन का मतलब होता है प्रोबेबिलिटीज चाहे जितनी भी दी हो, 10 प्रोबेबिलिटी दी हो, लेकिन सबका टोटल हमेशा इक्वल्स टू 1 आएगा। आप लोगों ने जब प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा तब आपने आपके आंसर्स कैसे आते होंगे? 0.1, 0.98, 0.67। तो हमेशा आपका प्रोबेबिलिटी का जो आंसर क्या होगा? 0 और 1 के अंदर आएगा। आई बात समझ में? आपका आंसर 0.2 आ सकता है, 0 आ सकता है, 0.99 आ सकता है, 1 आ सकता है, लेकिन आपका आंसर 1.2, 3, 4, 5 ऐसा नहीं आएगा कभी भी। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, ये हमेशा ध्यान में रखना है। प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है? 0 to 1। इसके बियॉन्ड आपका आंसर कभी नहीं आ सकता है। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन विद द न्यूमेरिकल। ये दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है, इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग न्यूमेरिकल के थ्रू देखेंगे तो आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे पहला सॉल्व एग्जांपल है, अ रैंडम वेरिएबल x हैज अ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल -2, -1, 0, 1 2 3। अभी ये क्वेश्चन रीड करो, एक मिनट। एक सेकेंड आई, हाँ। हाँ, देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखा आप लोगों को?
x का वैल्यू है -2, -1, 0, 1, 2, 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल्स टू स्मॉल x का वैल्यू है 0.1, 0.2, 2k। ठीक है, अभी आप x की वैल्यू से देखोगे तो -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। परफेक्ट नंबर है ये। तो ये किसका सम है? ये सम है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का। और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए क्या होना चाहिए? प्रोबेबिलिटीज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 0.1 है, k है, 0.2 है, 2k है, 0.3k है और k है। ठीक है, नहीं पता तो अभी हम दूसरी कंडीशन देखेंगे। समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इज इक्वल्स टू स्मॉल x शुड बी इक्वल्स टू 1। समेशन का मतलब होता है टोटल ऑब्टेन बाय एडिंग। टोटल ऑब्टेन बाय एडिंग किसको? P कैपिटल X इज इक्वल्स टू स्मॉल x को। तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, हमें क्या मिलेगा? ठीक है, इसका टोटल शुड बी इक्वल्स टू 1। तो 0.1, 0.2 और 0.3, 0.5, 0.6 हो गया ये। k, 2k, 3k और ये k, 4k इक्वल्स टू 1। तो 4k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.6। तो 4k इज इक्वल्स टू 0.4 बराबर। हमें किसकी वैल्यू में इंटरेस्ट है? k की वैल्यू में इंटरेस्ट है, तो k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0.4 अपॉन, तो k का वैल्यू कितना आएगा? 0.1 आ गया। k का वैल्यू 0.1। हाँ ना, कुछ नहीं आ रहा है। क्या हो गया? k का वैल्यू 0.1 आ गया, समझा? आपको सिर्फ इन वैल्यूज को ऐड करना है। किया ऐड? ठीक है। फिर आपको पूछा है फाइंड प्रोबेबिलिटी x स्मॉलर देन 1। आपको क्या दिया है? x स्मॉलर देन 1। x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? 1 से छोटी होनी चाहिए। तो 1 से छोटी होनी चाहिए मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी मतलब कौन सी? क्या होगी? 0 होगा, -1 होगा और -2 होगा। ठीक है, आया समझ में? अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू -2 है। तो x इज इक्वल्स टू -2 है तो क्या हो जाएगा? -2 की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 0.1 थी। यहाँ डाल दिया मैंने 0.1। x इज इक्वल्स टू -1 की प्रोबेबिलिटी क्या थी? k थी। और x इज इक्वल्स टू 0 की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 0.2 थी। तो यहाँ पे डाल दिया 0.2। अभी k का वैल्यू हमने कितना निकाला है? 0.1। तो यहाँ पे 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.2 कितना आ जाएगा? 0.4।
बराबर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। यहाँ पे देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। यहाँ पर क्या है, इक्वल का भी साइन है। यहाँ पे देखो ये इक्वल का भी साइन है, तो हमें 1 को भी कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ स्मॉलर देन x था, यहाँ पे लेसर का इक्वल टू का साइन नहीं था, इसीलिए हमने 1 को नहीं लिया है। यहाँ पर हमें 1 को लेना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर इक्वल टू का साइन है। तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 1, और क्या आएगा, 1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 2 and 3 ऑल्सो will come. तो प्लस प्रोबेबिलिटी x is equals to 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x is equals to 3। ठीक है, तो x is equals to 1 is equals to 2 is equals की प्रोबेबिलिटीज कितनी दी हुई है, 1 की प्रोबेबिलिटी है 2k, 2 की है, यहाँ पे आएगा 2k, x is equals to 3 कितना दिया है k। ये आ गया 0.6। अभी नेक्स्ट है x is greater than equals to -1 and less than 2। यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ मैं। ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 है, यहाँ पे इक्वल का साइन भी है, तो हमें x इज इक्वल्स टू -1 लेना पड़ेगा। -1 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, 2 को नहीं ले सकते हैं क्योंकि 2 के साथ इक्वल का साइन नहीं है। ठीक है, तो -1 से बड़ा मतलब 0 एंड 1। 2 को नहीं ले सकते हैं क्योंकि 2 से छोटा होना चाहिए, तो 0 एंड 1 आएगा। x इज इक्वल्स टू -1 की प्रोबेबिलिटी क्या थी, k थी, 0 की प्रोबेबिलिटी 0.2 थी, और 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2k। डन। चलो नेक्स्ट। अभी हम क्वेश्चन रीड करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, its मीन एंड वेरिएंस
फाइंड ये तो आधा क्वेश्चन हो गया है। के का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है, एक्स स्मॉलर देन 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। x is greater than -1 and less than 2, ये भी हो गया है। Only mean and variance is remaining. मीन एंड वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, मीन निकालने के लिए एक्स को पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। -2 इंटू 0.1, -1 इंटू के, 0 इंटू 0.2, 1 इंटू 2k, 2 इंटू 0.3 एंड 3 इंटू के। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे और जो उसका टोटल आएगा दैट विल बी द मीन। समझ में आया? करके बताएं। x into probability capital X is equals to small x. -2 into 0.1, -1 into k, 0 into 0.2, 1 into 2k, 2 into 0.3 and 3 into k. क्या आएगा ये? -0.2, -1 into 0.1 which is equals to -0.1. 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2k, 2 into 0.1 which is equals to 0.2, 0.6, this is 3k, 0.3। इसका टोटल हम लोग निकालेंगे और दैट विल बी द फाइनल आंसर। 0.3 प्लस 0.2 विल बी 0.5, 0.5 माइनस 0.1 विल बी 0.4 माइनस 0.2 विल बी 0.2। तो मीन इज इक्वल्स टू समेशन x into probability capital X is equals to small x होता है which is equals to अब एक पॉइंट, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है वेरिएंस। मीन को हम लोग एक्सपेक्टेशन ई ऑफ एक्स से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स ब्रैकेट होल स्क्वायर, वेयर ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू स्मॉल एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे अभी एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इंटू एक्स। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की हर एक वैल्यू का स्क्वायर। एक्स की वैल्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -2 का स्क्वायर कितना होगा? -2 का स्क्वायर कितना होगा? -2 स्क्वायर इंटू 0.1, -1 स्क्वायर इंटू k, 0 का स्क्वायर इंटू 0.2, 1 का स्क्वायर इंटू 2k, 2 का स्क्वायर इंटू 0.3,
3 का स्क्वायर इंटू के, समझा? फिर से करती हूँ मैं। देखो पहले एक्स स्क्वायर निकाल लो, कितना आएगा? 4 1 0 1 4 एंड 9। अभी एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, तो 4 इंटू 0.1 1 इंटू के 0 इंटू 0.2 1 इंटू 2k 4 इंटू 0.3 9 इंटू के, p क्या हो जाएगा? 0.4, k इज इक्वल टू 0.1 0 टोटल आएगा 1.72। तो वेरिएंस हो जाएगा 1.72 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हमने कितना निकाला था? 0. कितना था एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स? आई थिंक 0.2। एक मिनट। कितना था एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की वैल्यू मुझे याद नहीं आ रही है, तो मेरे ख्याल से 0.2 आ रही थी, पता नहीं कितनी आ रही थी, याद नहीं मुझे, पता भी नहीं रहना आप लोग। पॉइंट 8 थी आई थिंक, तो 0.8 आएगा यहाँ, है ना? तो 1.72 माइनस 0.64 आ गया आंसर। 1 पॉइंट। हम एक मिनट और रिमूव मत करिए। हाँ हाँ हाँ।
Yes, it's चल 1.08. ठीक, चल आई एम लीविंग नाउ। चल आज का लेक्चर आप प्रैक्टिस करो घर जाके, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगी, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड की आप बीकॉम की बुक में ले लो, उसमें ये सारे स्टेप्स दिए हैं। जो भी डाउट होगा व्हाट्सएप करो, मैं आंसर करती हूँ। ठीक है, आई एम लीविंग। Okay. Thank you, ma'am.